भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में था। इस सभ्यता ने न केवल भारतीय इतिहास को बल्कि विश्व इतिहास को भी गहराई से प्रभावित किया है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। उस समय जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, सिंधु घाटी के लोग बड़े और संगठित शहरों में रहते थे। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। उनके शहरों में सड़कों का जाल, पक्की ईंटों के मकान और जल निकासी प्रणाली थी। यह सब दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने उन्नत और संगठित थे। उनके शहरों में एक केंद्रीयकृत प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। ये दोनों शहर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े शहरों में से थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर आज भी हमें उस समय की उन्नत सभ्यता की झलक दिखाते हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान, नालियां और स्नानागार मिले हैं। इन मकानों और नालियों की संरचना से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। उनके स्नानागार और जल निकासी प्रणाली आज भी अद्वितीय मानी जाती है। यह सभ्यता अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनकी जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज के समय में भी इसे एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। यह प्रणाली न केवल शहरों को स्वच्छ रखती थी, बल्कि बाढ़ और जलभराव से भी बचाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे और व्यापार भी करते थे। वे गेहूं, जौ और अन्य फसलों की खेती करते थे। इसके अलावा वे पशुपालन भी करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों तक फैले हुए थे। वे मेसोपोटामिया जैसे दूर देशों से व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध इतने व्यापक थे कि वे समुद्री मार्गों और स्थलीय मार्गों दोनों का उपयोग करते थे। उनके व्यापारिक संबंधों ने उन्हें अन्य सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान करने में मदद की। उनकी अपनी लिपि और कला भी थी। सिंधु लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। उनकी कला में मूर्तिकला, चित्रकला और शिलालेख शामिल थे, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। यह सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व में रहस्यमय ढंग से लुप्त हो गई। इसके पतन के कारण आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और आक्रमण इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें उस समय की उन्नत और संगठित सभ्यता की याद दिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान और धर्म का उदय हुआ। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय के दौरान समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में वेदों की रचना हुई। वेद 4 प्रमुख ग्रंथों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में ज्ञान, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जो विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे अग्नि, वायु, जल और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों को देवता मानते थे। वे यज्ञ करते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करते थे। यज्ञ वैदिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था इसी काल में विकसित हुई। वर्ण व्यवस्था ने समाज को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया पुरुष होते थे और समाज में उनका प्रमुख स्थान था। शिक्षा का महत्व भी इस काल में बढ़ा। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को वेदों और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ वैदिक समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। इन अनुष्ठानों के माध्यम से वे देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार वैदिक काल ने भारतीय समाज और धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह काल ज्ञान, धर्म और सामाजिक संरचना के विकास का समय था।
600 ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। ये महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे और प्रत्येक का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व था। इन महाजनपदों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। मगध, कौशल और वत्स इनमें से प्रमुख थे। मगध अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता था, जबकि कौशल और वत्स अपने सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। इन महाजनपदों ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह काल धार्मिक और दार्शनिक उथल-पुथल का काल था। इस समय विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस काल में कई महान विचारकों और संतों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को नई दिशा दी। इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में अहिंसा, करुणा और शांति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया। इन धर्मों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसा और तपस्या का मार्ग दिखाया। महावीर स्वामी के उपदेशों ने जैन धर्म को एक नई दिशा दी और इसे एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों धर्मों ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने समाज में करुणा, सहिष्णुता और शांति के मूल्यों को बढ़ावा दिया। इन धर्मों के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और आज भी उनके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यह काल भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल भी था। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की दूसरी लहर आई, जिसने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित किया। इस नगरीकरण ने भारतीय समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक समृद्ध और विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। यह काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास जैसे विद्वान इसी काल में हुए। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का सिद्धांत दिया। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य अपने वैभव और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इसके प्रमुख शासक थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो प्रेम का प्रतीक है। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं सदी में शुरू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत के बाद भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का आर्थिक शोषण हुआ। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। भारतीयों पर अत्याचार किए गए। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। गांधी जी ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाया। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। इस विभाजन के कारण भयानक रक्तपात हुआ। लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रगति के पथ पर अग्रसर होना शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत ने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना किया। भारत ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी उपलब्धियां हासिल की। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहाँ की एकता और अखंडता का मूल मंत्र विविधता में एकता है। भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह देश प्राचीन काल से ही ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। आज भारत एक विकासशील देश है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है।